Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is indoor model waste treatment. तो जो इंडोर मॉडल वेस्ट ट्रीटमेंट है इसके बारे में हम जानेंगे. The indoor model waste treatment is a sustainable and cost-effective way of managing wet waste while also producing clean energy. जो आपका इंडोर मॉडल वेस्ट ट्रीटमेंट है ये एक सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव वे मैनेज करने के लिए वेट वेस्ट को और साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए ग्रीन एनर्जी को. इट इन्वॉल्व द बायोमिथेनेशन ऑफ वेट ऑर्गेनिक वेस्ट विच प्रोड्यूस बायो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज ए बाई प्रोडक्ट. यह इन्वॉल्व करता है बायोमिथेनेशन वेट ऑर्गेनिक वेस्ट का जो कि प्रोड्यूस करता है बायो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को जो कि एक बाई प्रोडक्ट है. It has been recognized as one of the most effective waste management model in the world and has inspired over 22 countries to replicate it. इसको रिकॉग्नाइज किया गया है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल के तौर पर विश्व में और ये इंस्पायर कर रहा है ओवर 72 कंट्रीज को जो इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स. तो हम जानेंगे फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स के बारे में. Scientists at the Central Research Institute for Dryland Agriculture, CREDA, had developed an early warning system called Farmer Distress Index, which is built on 21 simple questions based on financial, emotional and other parameter. तो जो साइंटिस्ट है आपके सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के क्रीडा के उन्होंने डेवलप किया एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को जिसको कहा है फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स जिसको बिल्ड किया गया है 21 सिंपल क्वेश्चन के ऊपर जो कि बेस्ड है फाइनेंशियल, इमोशनल और अदर पैरामीटर्स के ऊपर. The index can sense imminent distress at least 3 to 4 months ahead of its actual occurrence. और ये जो इंडेक्स है ये सेंस कर सकता है इमिनेंट डिस्ट्रेस को एटलीस्ट 3 से 4 मंथ अहेड ही एक्चुअल ऑकरेंस के. क्रीडा के बारे में हम जान ले. Central Research Institute for Dryland Agriculture, CREDA, established in 1985, headquartered in Hyderabad, is an institute under the Indian Council of Agriculture Research. तो Central Research Institute for Dryland Agriculture है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1985 में. इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है. ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत आता है. इंस्टीट्यूट वाज सेट अप विद द इंटेंशन ऑफ अंडरटेकिंग एग्रीकल्चर रिसर्च एक्टिविटी इन एरिया दैट हैव लो रेनफॉल. इस इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया था. इसका मकसद था करना एग्रीकल्चर रिसर्च एक्टिविटी को वैसे एरिया पे जहां पे लो रेनफॉल है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट. पीआईबी की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम जानेंगे ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के बारे में. रिसेंटली पीएम इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली. अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया था पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को न्यू दिल्ली पे. तो कहां पे किया था? न्यू दिल्ली पे कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल के द्वारा. तो किसके द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था? तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा. क्या थीम था ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का? तो ये भी इंपॉर्टेंट है. रिस्पॉन्स टू कॉन्टेम्पररी चैलेंज फिलोसफी टू प्रैक्टिस. तो ये आपका थीम है रिस्पॉन्स टू कॉन्टेम्पररी चैलेंज फिलोसफी टू प्रैक्टिस. मकसद क्या था इस समिट का? This summit aims to enhance cultural and diplomatic relationship with other country and mark the significance and importance of India in Buddhism as Buddhism was born in India. ये जो समिट था इसका मकसद था इनहेंस करना कल्चरल और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को दूसरे कंट्रीज के साथ और मार्क करना जो सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है इंडिया का बुद्धिज्म के लिए और बुद्धिज्म का जो जन्म हुआ इंडिया पे. 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो हम इसके बारे में जानेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो आपका 486 बीसी में हुआ था. सेकंड बीसी काउंसिल आपका 386 बीसी में. थर्ड काउंसिल 250 बीसी और फोर्थ काउंसिल 72 एडी पे. लोकेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट काउंसिल जो था आपका वो राजगीर में हुआ था. सेकंड काउंसिल वैशाली पे. थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्र और फोर्थ काउंसिल कुंडलवन पे. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एकदम मेमोराइज होना चाहिए. किंग की अगर बात करें तो फर्स्ट काउंसिल के समय पे अजात शत्रु थे. सेकंड काउंसिल के समय पे काला शोका. थर्ड काउंसिल अशोका और फोर्थ काउंसिल कनिष्क के समय पे हुआ था. तो किसके शासनकाल में कौन सा काउंसिल हुआ था मेमोराइज रखना होगा आपको. प्रिसाइडिंग प्रीस्ट तो फर्स्ट काउंसिल के महाकश्यपा थे. सेकंड काउंसिल के सभाकामी. थर्ड के मुगलीपुत्र तीसरा और फोर्थ काउंसिल के वासुमित्रा. क्या पर्पस था फर्स्ट काउंसिल का? तो प्रिजर्व करना बुद्धा के टीचिंग को और रूल्स को डिसिपल्स के लिए. सेकंड काउंसिल का सेट करना एक डिस्प्यूट को ओवर विनया एंड 10 पॉइंट और रूल्स को लेके. थर्ड काउंसिल में रिकंसाइल किया गया अलग अलग स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को और प्यूरिफाई किया गया बुद्धिस्ट मूवमेंट को. और फोर्थ काउंसिल के दौरान डील किया गया जो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट था श्रवस्तिवादा टीचर ऑफ कश्मीर और गंधारों के बीच में. आउटकम क्या निकला फर्स्ट काउंसिल का? कलेक्शन ऑफ पाली त्रिपिटका. कलेक्शन निकला पाली त्रिपिटका का. सेकंड काउंसिल का आउटकम क्या था? तो स्प्लिट हुआ बुद्धिज्म का त्रिवादा और महासंघिका पे. थर्ड काउंसिल में कोडिफिकेशन हुआ अभिधामा पिटका और डिक्लेरेशन हुआ स्थलवादा स्कूल एज ऑर्थोडॉक्स के तौर पे.
और फोर्थ काउंसिल के दौरान जो सर्वस्टिवेरियर डॉक्ट्रिन था इसको ऑर्गेनाइज किया गया कमेंट्री के रूप में, और जो फाइनल डिवीजन था बुद्धिज्म का महायान और हिनयान के तौर पे निकला फोर्थ काउंसिल के समय पे। ये पूरा का पूरा जो चार्ट है आपको एकदम मेमोराइज होना चाहिए, सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल पंचायत अवार्ड एंड जीएस निर्णय। तो जो आपका नेशनल पंचायत अवार्ड है और जीएस निर्णय, इसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Recently, President of India inaugurated the National Conference on Incentivization of Panchayat and presented the National Panchayat Award in New Delhi. अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत एंड प्रेजेंट किया था नेशनल पंचायत अवार्ड को न्यू दिल्ली पे। It honors the best performing panchayat by assessing their performance in the attainment of sustainable development goal. The annual award was first instituted in 2011. ये ऑनर करता है जो बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत है उनको एसेस करके उनके परफॉर्मेंस को अटेनमेंट को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। ये जो एनुअल अवार्ड है इसको पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया था 2011 में। ऑल्सो ए बुकलेट ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन वर्क ऑफ अवॉर्डी पंचायत वॉज ऑल्सो रिलीज, और जो बुकलेट था बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन वर्क ऑफ अवॉर्डी पंचायत इसको भी रिलीज किया गया इस दौरान। Ministry of Panchayati Raj is celebrating National Panchayat Award Week from 17 to 21st April 2023 as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav 2.0 leading up to National Panchayati Raj Day on 24th April 2023। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो थे उन्होंने सेलिब्रेट किया था नेशनल पंचायत अवार्ड वीक को 17 से 21 अप्रैल 2023 के दौरान, और इसी ये पार्ट था आपका आजादी के अमृत महोत्सव 2.0 का, जिसके कारण लीड किया गया नेशनल पंचायती राज डे को 24 अप्रैल 2023 पे। जीएस निर्णय के बारे में हम जान ले। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जीएस निर्णय नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट इनोवेट एंड रिजॉल्व पंचायत डिसीजन इज ए मोबाइल एप्लीकेशन एम्ड एट एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का जीएस निर्णय है नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट इनोवेट एंड रिजॉल्व पंचायत डिसीजन, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका मकसद है एम्पावर करना रूरल कम्युनिटी को। It will provide easy access to critical information discussed during a Gram Sabha, acting as a means of verification of fact where are necessary or in case of query that may arise regarding the resolution undertaken during the Gram Sabha। और ये प्रोवाइड करता है आसानी से एक्सेस को क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को लेके, जिसको डिस्कस किया गया था ग्राम सभा के दौरान। और ये काम करता है एक मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट को लेके, जहां पर नेसेसरी या कोई क्वेरी होता है अगर अराइज करता है रिजोल्यूशन को लेकर ग्राम सभा के दौरान, तो उसको यहाँ पे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अदर इन्फॉर्मेशन इससे जो रिलेटेड है, तो अंडर स्वामित्व स्कीम ड्रोन सर्वे हैज बीन कंप्लीटेड इन मोर देन 2.35 lakh विलेज where 6.57 lakh villages, 95% of 6.62 lakh village have been provided with Bhu Aadhaar under Unique Land Parcel Identification Number Project। और स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत जो ड्रोन सर्वे इसको कंप्लीट किया गया है मोर देन 2.35 लाख विलेज के लिए, जहां पर 6.57 लाख विलेज जो है आपका 95% 6.62 विलेज के उसको प्रोवाइड किया गया है भू आधार अंडर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोजेक्ट के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रोजन एस्टेरॉइड। तो हम जानेंगे ट्रोजन एस्टेरॉइड के बारे में। NASA Lucy mission has captured its first image of the Jupiter and Trojan asteroid using its high resolution LORRI camera। जो नासा का लूसी मिशन है इसने कैप्चर किया है पहले इमेज को जुपिटर और ट्रोजन एस्टेरॉइड का उपयोग करके हाई रिजोल्यूशन और एक कैमरा का। तो किसके मदद से कैप्चर किया, लूसी मिशन किस कंट्री का है वह किसका है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट आर ट्रोजन एस्टेरॉइड, ये आपका ट्रोजन एस्टेरॉइड होता क्या है। Trojan asteroid are a group of asteroids that share Jupiter orbit around the sun. There are two groups of Trojan asteroids, the Greek which leads Jupiter in its orbit and the Trojan which follow behind it। जो ट्रोजन एस्टेरॉइड है ये ग्रुप है एस्टेरॉइड का जो कि शेयर करते हैं जुपिटर के ऑर्बिट को अराउंड द सन के। दो ग्रुप है ट्रोजन एस्टेरॉइड के, ग्रीक जो कि लीड करते हैं जुपिटर को अपने ऑर्बिट पे और जो ट्रोजन है वो फॉलो करते हैं उसको बिहाइंड। सिग्निफिकेंस क्या है इनका, दिस एस्टेरॉइड आर बिलीव टू बी एन एंशिएंट रेमिनेंट फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ द सोलर सिस्टम and studying them can provide insight into the formation and evolution of the planet. They hold clue to the formation of our solar system as they are gravitationally stable for billions of years। और ये जो एस्टेरॉइड है बिलीव किया जाता है कि एंशिएंट रेमिनेंट है हमारे अर्ली डेज सोलर सिस्टम के, और स्टडी इसको करके प्रोवाइड किया जा सकता है इनसाइट को फॉर्मेशन को लेकर और इवोल्यूशन को लेकर प्लेनेट को बताया जा सकता है, और ये क्लू प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर्मेशन को लेकर हमारे सोलर सिस्टम का। साथ साथ जो ग्रेविटेशनली स्टेबल है ये बिलियन ऑफ ईयर्स है, इसका भी क्लू मिल सकता है। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है उसका जो जुपिटर और ये जो ट्रोजन एस्टेरॉइड जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था यहाँ पे लूसी मिशन के बारे में अब हम जान लें।
Lucy mission is a 12-year long solar power mission to study 8 asteroids covering a distance of over 6 billion kilometer to deepen the understanding of the young solar system. जो लूसी मिशन है आपका, ये 12 ईयर लॉन्ग सोलर पावर मिशन है जो स्टडी करेगा 8 एस्टेरॉइड को. ये कवर करेगा डिस्टेंस को ओवर 6 बिलियन किलोमीटर का, ताकि डिपेंड किया जा सके अंडरस्टैंडिंग को हमारा यंग सोलर सिस्टम को लेके. द मिशन इज नेम आफ्टर लूसी, अ 3.2 मिलियन ईयर ओल्ड स्पीसीज ऑफ होमिनियंस. और ये जो मिशन है इसका नाम लूसी रखा गया है 3.2 मिलियन ईयर ओल्ड स्पीसीज जो थे होमिनियंस के उनके ऊपर. The mission is designed to understand the composition of diverse asteroids that are part of Trojan asteroid swarms. और ये जो मिशन है इसको डिजाइन किया गया इस तरीके से ताकि समझा जा सके कंपोजिशन को डाइवर्स एस्टेरॉइड का, जो कि पार्ट है ट्रोजन एस्टेरॉइड स्वाम्स के. इट इज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू बी सेंट टू स्टडी दिस ट्रोजन एस्टेरॉइड अप क्लोज. और ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसको भेजा गया है स्टडी करने के लिए ट्रोजन एस्टेरॉइड को इतने क्लोज से. नेक्स्ट टॉपिक हमारा सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड. हम जानेंगे सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में. A new research by IIT Madras has suggested that the use of supercritical carbon dioxide to flush out oil from depleting oil and gas reservoir. एक जो नया रिसर्च है किसका, IIT मद्रास का, इसमें सजेस्ट किया गया है कि उपयोग किया जा सकता है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लश आउट करने के लिए ऑयल को डिप्लीटिंग ऑयल और गैस रिजर्वोयर से. What is supercritical carbon dioxide? ये supercritical carbon dioxide होता क्या है? It is a fluid state of carbon dioxide where it is held at or above its critical temperature 31 degrees Celsius and critical pressure 73 atmosphere. ये एक फ्लूइड स्टेट है कार्बन डाइऑक्साइड का जहां पे इसको हेल्ड किया जाता है अबव क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका 31 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पे और क्रिटिकल प्रेशर 73 डिग्री एटमॉस्फेयर का. क्या बेनिफिट है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन. ये कार्बन डाइऑक्साइड के सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करता है. Having properties midway between a gas and a liquid, supercritical carbon dioxide help in simultaneous carbon dioxide sequestration. इसका जो प्रॉपर्टीज है वो मिडवे है, गैस और लिक्विड के बीच का है. और जो सुपरक्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड है ये मदद करता है साइमल्टेनियस कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन में. इनहेंस ऑयल रिकवरी फ्रॉम डिप्लीटेड ऑयल वेयर. ये मदद करता है ऑयल रिकवरी में भी डिप्लीटेड ऑयल वेल से. Supercritical carbon dioxide reduce oil viscosity, induce in situ swelling of the oil and thus enhance oil recovery. जो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये रिड्यूस कर देता है ऑयल के विस्कोसिटी को, इंड्यूस करता है इन सिटू स्वेलिंग को ऑयल का, इस कारण ये इनहेंस करता है ऑयल के रिकवरी को. मेथड क्या है? तो सरफेक्टेंट अल्टरनेटिंग गैस इंजेक्शन अप्रोच, सैग इंजेक्शन अप्रोच है. इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इंजेक्टेड इनटू द रिजर्वोयर वेयर इट बिकम सुपर क्रिटिकल फॉलोड बाय इंजेक्शन ऑफ वाटर और सुपरफेक्टेंट सॉल्यूशन. इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंजेक्ट किया जाता है रिजर्वोयर पे जहां पे ये सुपर क्रिटिकल बनता है. उसके बाद इंजेक्ट किया जाता है वाटर को या सरफेक्टेंट सॉल्यूशन को ताकि वो काम कर सके. ये आप देख सकते हैं ये प्रेशर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, सॉलिड लिक्विड, ये आपका गैस का फॉर्म है और ये आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रिटिकल पॉइंट के दौरान. नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रलय मिसाइल. तो प्रलय मिसाइल के बारे में हम जानेंगे, पहले भी कंसीडर कर रखा है. ये किस टाइप का मिसाइल है? क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है. इसकी अगर हम रेंज की बात करें 150 टू 500 किलोमीटर का इसका रेंज है. प्रोपल्शन कैसा है? तो सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया इसमें. कैपेबिलिटी इसका क्या है? द एबिलिटी टू चेंज पार्ट मिड एयर इवेडिंग इंटरसेप्टर मिसाइल. जो प्रलय मिसाइल है इसका एबिलिटी है कि ये अपना पार्ट को बदल सकता है मिड एयर पे. इस कारण क्या है? ये इवेड कर देता है इंटरसेप्टर मिसाइल को. डिजाइन टू डिस्ट्रॉय एनिमी रडार, कम्युनिकेशन सेंटर, एयरफील्ड एंड कमांड सेंटर. जो प्रलय मिसाइल है इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि डिस्ट्रॉय कर सकता है एनिमी के रडार को, कम्युनिकेशन सेंटर को, एयरफील्ड को और कमांड सेंटर को. किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिप्लॉयमेंट किया गया है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए. क्यों सिग्निफिकेंस है इसका? Pralay will be India's first tactical quasi-ballistic missile and will give the armed forces the capability to hit enemy position and key installation in actual battlefield area. जो प्रलय है ये इंडिया का पहला टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है और ये आर्म फोर्सेज को कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो हिट कर सकते हैं एनिमी के पोजीशन को और की इंस्टॉलेशन को एक्चुअल बैटलफील्ड एरिया के दौरान. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच. तो जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है इसके बारे में हम जानेंगे. एक जो नया स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया है नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जर्नल पे, ये रिवील कर रहा है कि दर्जन ऑफ कोस्टल इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें कि टाइनी क्रेब और एनिमोन्स भी आते हैं, वो सर्वाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं प्लास्टिक डेब्रिज में भी ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के. की फाइंडिंग क्या है? प्लास्टिक पॉल्यूशन जो ओशियन में ये इनेबल कर रहा है क्रिएट करने को एक न्यू फ्लोटिंग इकोसिस्टम को कोस्टल स्पीसीज के लिए जो कि नॉर्मली नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे ओपन ओशियन में, उनके लिए.
यहाँ पे समझ सकते हैं ये जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है, जिसको कि हम पैसिफिक ट्रेच वॉर्टेक्स भी कहते हैं, ये वास्ट एरिया है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पे, जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है प्लास्टिक डेब्रिस का। लोकेशन की अगर बात करें तो पैसिफिक ओशियन में बिटवीन हवाई और कैलिफोर्निया के ये लोकेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है इसका लोकेशन। रफली 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3 टाइम्स है साइज ऑफ फ्रांस के। डिवाइडेड है ईस्टर्न गार्बेज पैच जो कि आपका एक्सटेंड करता है कैलिफोर्निया से हवाई तक, वेस्टर्न गार्बेज पैच जो कि एक्सटेंड करता है हवाई से जापान तक। ये जो आपका सर्कुलर करंट नॉर्थ पैसिफिक गायर जो कि टैप करता है कॉन्सेंट्रेटेड डेब्रिज को इस एरिया में, इस कारण फॉर्मेशन हुआ है। प्लास्टिक टाइप की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक शीट, फर्म प्लास्टिक लाइन, रोप, फिशिंग नेट, प्लास्टिक कटलरी, सिंगल यूज कैरिंग बैग, प्लास्टिक वाटर बॉटल, ये सारे ही है। घोस्ट फिशिंग नेट जो है, तो जो 46% टोटल मास जिसको कि पाया गया है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच पे, वो बना हुआ है घोस्ट फिशिंग नेट जो कि लॉस या एवेंडन फिशिंग नेट है इस कारण। और ये इंडेंजर करता है मैराइन लाइफ को, कॉन्टेमिनेट कर रहा है फूड चेन को, रिलीज करता है टॉक्सिक केमिकल को ओशियन पे, और इसका बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.